तो बहुत-बहुत स्वागत है एक और नए वीडियो में। थोड़ी-सी देरी होगी उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। यार बात करते हैं अभी तक हमने अपने सिस्टम में इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल से ऑलमोस्ट सब कुछ कर दिया है ना? लोड बैलेंसर है हमारे पास, सीडीएन है, हमारे पास कैश है, हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग, वर्टिकल स्केलिंग, सब कुछ। अब एक दिन क्या होता है कि आपके सिस्टम पे ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा आता है, आपने हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग की और अचानक से आपके कुछ यूज़र्स लॉग आउट हो गए। अब ये इश्यू किस वजह से आया होगा? ये इश्यू ना तो कोड की वजह से आया होगा, कोड सेम है, ना ही इंफ्रा की वजह से आया होगा। ये इश्यू आ सकता है आपकी अप्रोच की वजह से, कि आपने अपने सिस्टम को किस तरह से बनाया है, वेदर इट इज़ स्टेटलेस और स्टेटफुल। तो आइए आज की वीडियो में यही बात करेंगे कि स्टेटलेस और स्टेटफुल क्या होता है, क्या बेटर अप्रोच है, क्या हमें कब यूज़ करनी चाहिए। बने रहना इस वीडियो में, बहुत डिटेल में समझाऊँगा कि ये क्या होता है। देखो सबसे पहले बात करते हैं स्टेटफुल सिस्टम्स की। स्टेटफुल सिस्टम का मतलब जानने से पहले ये समझ लो कि स्टेट क्या होता है। देखो, स्टेट हम कहते हैं सिस्टम के पास्ट को। मतलब देखो, लास्ट रिक्वेस्ट किस बारे में थी? अगर सिस्टम को ये याद है, तो हम ये कह सकते हैं कि सिस्टम के पास स्टेट मैनेज्ड है। ठीक है? सिस्टम का क्या पास्ट होता है, वही उसकी स्टेट होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़र की कोई नई रिक्वेस्ट आई, तो सिस्टम ये पूछेगा क्या वो यूज़र लॉगिन था या नहीं था? तो अगर वो पास्ट की कोई चीज़ जानना चाह रहा है, तो यानी कि वो स्टेट को जानना चाह रहा है। अगर यूज़र लॉगिन था ये बात सर्वर को पता है, तो यानी कि सर्वर को स्टेट पता है। ऐसा ही कुछ एग्ज़ाम्पल, कार्ट में क्या आइटम्स यूज़र ने पहले डाले थे, लास्ट रिक्वेस्ट किस बारे में थी। तो ये सारी चीज़ें हम कह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारी स्टेट होती हैं सिस्टम की। ठीक है? तो हमें इतनी बात समझ में आती है कि स्टेट क्या है। अब बात करते हैं स्टेटफुल सिस्टम की। देखो, स्टेटफुल सिस्टम का मतलब ये होता है कि सर्वर के अंदर यूज़र की स्टेट मैनेज्ड होगी। इस बात का मतलब क्या है, आइए ये समझते हैं। देखो, सर्वर के अंदर स्टेट कैसे मैनेज होती है, इसका एक पूरा फ्लो समझाता हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। यूज़र ने लॉगिन की रिक्वेस्ट मारी, तो रिक्वेस्ट पहले आएगी लोड बैलेंसर पे, ठीक है? अब यूज़र ने साथ में क्या भेजा होगा? यूज़र ने साथ में, क्योंकि ये लॉगिन की रिक्वेस्ट है, तो यूज़र ने साथ में अपना क्या भेजा होगा? यूज़र नेम भेजा होगा। हम लिख लेते हैं यूज़र नेम, राइटिंग के लिए माफ़ी चाहूँगा, और साथ में पासवर्ड भेजा होगा, ठीक है? अब ये रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर ने भेज दी सर्वर 1 के पास, ठीक है? सर्वर 1 ने चेक किया, क्या यूज़र नेम वैलिड है? ऑल गुड। पासवर्ड वैलिड है? ऑल गुड। दोनों चीज़ें सही हैं, डीबी में स्टोर भी हैं पहले से, एग्ज़िस्ट करती हैं यानी कि सर्वर ने इस यूज़र को लॉगिन कर दिया। सर्वर ने इस यूज़र को लॉगिन कर दिया। अब जब लॉगिन हुआ, तब एक नई चीज़ हुई, वो समझो। अब जब लॉगिन हुआ, तो सर्वर 1 ने अपनी मेमोरी के अंदर, यानी कि इन मेमोरी एक सेशन बनाया, एक सेशन बनाया। ये बात ध्यान से सुनना, एक सेशन बनाया। अब सेशन कुछ ऐसा दिखता है, सेशन एक कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसा दिखता है, जिसमें यूज़र स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है। लाइक लाइक हो सकता है कि उसमें यूज़र आईडी हो सकता है उसमें यूज़र का रोल हो सकता है उसमें एक्सपायरी डेट हो कि ये सेशन कब एक्सपायर होगा, या और भी बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है? और ये जो ऑब्जेक्ट है, अब क्योंकि ये ऑब्जेक्ट दिख रहा है, तो ये किसी न किसी की से मैप होगा। तो ये मैप होता है इसकी सेशन आईडी से, इसकी सेशन आईडी से। तो क्या हुआ? यूज़र लॉगिन हुआ, सर्वर ने 2 चीज़ें करी, एक सेशन बनाया और एक सेशन आईडी बनाया। उस सेशन को उस सेशन आईडी से मैप किया। तो अब जब ये सेशन बन चुका है सर्वर की इन मेमोरी में, तो होगा क्या? सर्वर ये जो सेशन आईडी है ना, ये सेशन आईडी रिटर्न कर देगा यूज़र को। यूज़र को ये सेशन आईडी वापस मिल जाएगी। सेशन आईडी वापस मिल जाएगी, और वो क्या बोलेगा यूज़र से? अब वो यूज़र से ये कहेगा कि अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट तुम जब भी मेरे पास भेजोगे, तो ये सेशन आईडी साथ में भेजना। तो ये सेशन आईडी स्टोर करके रख लो, नेक्स्ट रिक्वेस्ट जब भी आएगी सेशन आईडी साथ में भेजना, ताकि मैं ये पता लगा पाऊँ कि तुम्हारा कोई सेशन पहले से मेरे पास है या नहीं है। इन अदर वर्ड्स, ताकि मैं ये पता लगा पाऊँ कि तुम्हारी स्टेट मैं जानता हूँ या नहीं जानता हूँ। बात समझ में आती है। तो एक बार फिर से जल्दी-जल्दी रिवीजन करेंगे। यूज़र ने लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजी लोड बैलेंसर के पास, लोड बैलेंसर ने उसे रीडायरेक्ट कर दिया सर्वर 1 के पास। सर्वर 1 ने देखा क्या यूज़र नेम और पासवर्ड सही हैं, डीबी में एग्ज़िस्ट करते हैं, ऑल गुड।
तो लॉगिन कर दिया। अब जब लॉगिन कर दिया, तो उसने अपनी मेमोरी में एक सेशन बनाया और एक सेशन आईडी क्रिएट करी और इन दोनों को आपस में मैप कर दिया। इन दोनों को आपस में मैप कर दिया और रिस्पॉन्स में यूज़र को सेशन आईडी लौटा दी और उससे ये कहा कि ये सेशन आईडी अपने पास ब्राउज़र में कहीं पर स्टोर करके रख लो। जब वापस कोई रिक्वेस्ट भेजोगे तो ये सेशन आईडी मुझे वापस भेजना, ताकि मैं ये पता लगा पाऊँ कि लास्ट रिक्वेस्ट किस बारे में थी। आई होप आपको ये कंप्लीट स्टेटफुलनेस का लॉजिक समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब लेकिन एक चीज़ ध्यान से सुनो, अब क्या होता है, अब फिर से एक बार यूज़र ने कोई रिक्वेस्ट भेजी, उस समय सर्वर 1 पहले से ही ओवरलोडेड था, तो लोड बैलेंसर ने वो रिक्वेस्ट भेज दी सर्वर 2 के पास। अब ये बताओ, ये जो यूज़र 1 का जो सेशन बना था, ये सेशन बना था सर्वर 1 की मेमोरी के अंदर और सर्वर 1 की मेमोरी सर्वर 2 से शेयर्ड नहीं है। तो जो रिक्वेस्ट आई सर्वर 2 के पास, सर्वर 2 को तो कुछ पता ही नहीं है, ये यूज़र 1 क्या था, इसकी लास्ट रिक्वेस्ट क्या थी, ये लॉगिन था भी या नहीं। अब सर्वर 2 को कुछ नहीं पता, सर्वर 2 ने कहा कि इसका कोई सेशन नहीं है हमारे पास, तो यूआई ने उस यूज़र को कर दिया लॉग आउट। इस वजह से आपके यूज़र रैंडमली लॉग आउट हो सकते हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे दिक्कत क्या आई? यहाँ पे दिक्कत ये आई क्योंकि हमने स्टेट को सर्वर की मेमोरी के अंदर स्टोर कराया था। इस वजह से अदर सर्वर्स को पता ही नहीं था उस यूज़र के बारे में, ठीक है? इसलिए हमारे यूज़र्स रैंडमली लॉग आउट हो रहे थे। तो अब हम यहाँ पे दिक्कतें समझ लेते हैं क्या हैं। देखो, वीक लोड बैलेंसिंग, ये जो अभी एग्ज़ाम्पल मैंने बताया ये वीक लोड बैलेंसिंग का ही था। फेल ओवर डिफ़िकल्ट हो गया, ऑब्वियसली भाई फेल ओवर डिफ़िकल्ट हो ही जाएगा। अब यूआई के पर्सपेक्टिव से देखो कि तुम्हारे यूज़र रैंडमली लॉग आउट हो रहे हैं, तुम कैसे सोचोगे ये चीज़ कि कुछ सेशन नहीं बना होगा इस वजह से लॉग आउट हुआ होगा, है ना? ये सोचना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। स्केलिंग कॉम्प्लिकेट हो गई। अब तुम्हारी सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक आ गया, तो तुमने सोचा कि हम हॉरिज़ॉन्टल स्केलिंग कर देंगे, तो तुमने मल्टीपल सर्वर भी लगा दिए। अब तुमने मल्टीपल सर्वर तो लगा दिए, लेकिन भैया तुम इन पे रीडायरेक्ट कैसे करोगे, लोड बैलेंसिंग कैसे करोगे? क्योंकि तुम्हारी जो स्टेट है वो तो सिर्फ़ सर्वर 1 के पास है। अगर तुमने इन पे रीडायरेक्ट कर भी दिया तो फालतू में यूज़र लॉग आउट हो जाएगा। तुम्हारा यूएक्स तो वहाँ पे भी खराब हो जाएगा, एक्सपीरियंस वहाँ पे भी खराब हो जाएगा, है ना? तो स्केलिंग भी कॉम्प्लिकेट हो गई। अब क्या किया जाए? तो इसीलिए अब हम देखते हैं स्टेटलेस सिस्टम क्या होता है। अब ध्यान से सुनना, स्टेटलेस सिस्टम में हम क्या करेंगे। सब कुछ वैसा ही है। लॉगिन की रिक्वेस्ट आई लोड बैलेंसर के पास यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ, वो उसने भेज दी सर्वर 1 के पास। सर्वर 1 ने कहा यूज़र नेम पासवर्ड वैलिड है, लॉगिन कर दो। अब जब लॉगिन कर दो, तो जब लॉगिन सक्सेसफुल हुआ, तो सर्वर ने एक चीज़ और बनाई। सर्वर ने बनाया एक टोकन। इसके बारे में भी बात करते हैं। सर्वर ने एक टोकन बनाया, जैसे वहाँ पे सेशन आईडी बनी थी। यहाँ पे एक टोकन बना और वो टोकन इसने रिटर्न कर दिया यूज़र को। अब इसने अपनी मेमोरी के अंदर कुछ भी स्टोर करके नहीं रखा है अभी तक। टोकन बन गया, टोकन मिल गया यूज़र को और इसने यूज़र से कहा कि ये टोकन अपने ब्राउज़र में किसी सेफ़ जगह पर, माइंड माय वर्ड्स, किसी सेफ़ जगह पर स्टोर करके रख लो। तो यूज़र ने बिल्कुल वैसा ही किया। यूज़र ने ये टोकन अपने ब्राउज़र में कहीं पर किसी सेफ़ जगह पर स्टोर करके रख दिया, लाइक एचटीटीपी कुकीज़, ठीक है? अब जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी, तब ये टोकन साथ में आएगा। ये टोकन साथ में आएगा और इस टोकन से कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी सर्वर 1 को, जिससे ये वो पता लगा पाएगा कि लास्ट रिक्वेस्ट किस बारे में थी। वो इन्फॉर्मेशन इसे ये अब ये टोकन देगा। पहले ये सेशन से ले रहा था वो इन्फॉर्मेशन, अब टोकन से लेगा। अब देखो, समझते हैं टोकन क्या होता है। देखो, टोकन क्या होता है? टोकन हमारा एक कुछ रैंडम स्ट्रिंग जैसा ही दिखता है, जो कि एन्कोडेड होता है, जो कि एन्कोडेड होता है। अब इसमें क्या-क्या जानकारी एन्कोड की जाती है? इसमें यूज़र स्पेसिफिक जानकारी एन्कोड की जाती है, जो-जो हम सेशन में डाल रहे थे, वो सब हम यहाँ टोकन में दे सकते हैं। लाइक लाइक हमारी यूज़र आईडी हो सकती है, ये भी कुछ ऐसे ही मान लो ऑब्जेक्ट के जैसा। हमारा यूज़र का रोल हो सकता है ना? टोकन की एक एक्सपायरी डेट होती है, हम कह देते हैं एक्सपायरी एट, ठीक है? और भी ढेर सारी जानकारी जो तुम डालना चाहो, लेकिन स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, यूज़र स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, टोकन लाइट वेट ही रखते हैं हम। अब ये सारी जानकारी एन्कोडेड होती है, एन्क्रिप्टेड नहीं होती है। एन्कोडिंग और एन्क्रिप्शन में फ़र्क ये है कि जो भी चीज़ एन्कोडेड होती है, वो चीज़ पढ़ी जा सकती है। एन्क्रिप्टेड चीज़ बिना डिक्रिप्ट किए नहीं पढ़ी जा सकती है। तो देखो, तो टोकन रीडेबल होता है, ठीक है? ये बात ध्यान से सुनना, टोकन
रीडेबल होता है। अब क्योंकि टोकन रीडेबल है, तो हम कोई भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन टोकन में कभी नहीं रखते हैं। यूज़र आईडी रख लिया, रोल रख लिया, ये टोकन कब एक्सपायर होगा, ये सब रख सकते हैं, ये सब सेंसिटिव नहीं है। लेकिन कोई सीक्रेट की, कोई सिग्नेचर, कोई पासवर्ड, ये सारी चीज़ें टोकन में कभी नहीं रखी जाती हैं, ये याद रखना, ठीक है? तो ये बात हमें समझ में आ गई है कि टोकन क्या होता है। अब थोड़ा-सा ये जानते हैं कि टोकन कैसे बनता है। देखो, टोकन मोर ऑफ एक सिग्नेचर की तरह होता है, जो कि सर्वर साइन करता है जब यूज़र लॉगिन कर लेता है। तो सर्वर वो सिग्नेचर कैसे साइन करेगा? सर्वर यूज़ करता है एक सीक्रेट की। अब देखो, अब ये जिसने एप्लीकेशन बनाई है, जो कि डेवलपर है, जो कि तुम हो, ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सीक्रेट की को तुम बहुत ही सेफ़ली सारे सर्वर्स में स्टोर करके रखोगे। सीक्रेट की एक ही होती है, जो कि सारे सर्वर्स में शेयरेबल होती है। मैं मान के चलता हूँ कि इसकी सीक्रेट की है सीक्रेट एबीसी। अब ये सीक्रेट की है शेयरेबल। ये सर्वर 1 भी जानता है, ये सर्वर 2 भी जानता है, ठीक है? तो जब रिक्वेस्ट सर्वर 1 पे आई, जब लॉगिन हो गया, तो सर्वर 1 ने इस सीक्रेट की का यूज़ करके एक टोकन साइन किया और उसे रिटर्न कर दिया यूज़र को। यूज़र ने वो टोकन अपने ब्राउज़र में स्टोर कर लिया और जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी, वो टोकन साथ में देगा। सर्वर 1 उस टोकन को रीड करेगा कि हाँ, ये यूज़र कौन यूज़र है, उसका रोल क्या है ना? ये सारी जानकारी अब सर्वर को मिल जाएगी। तो अब सर्वर को ये पता है कि किस यूज़र से हमारे पास रिक्वेस्ट आई है, तो यानी कि स्टेट अब मैनेज्ड है हमारी। तो अब ये इतना हमें समझ में आ चुका है कि स्टेटलेस सिस्टम में हम टोकन का यूज़ करेंगे। हम सर्वर के अंदर उसकी मेमोरी में अपनी स्टेट नहीं बनाएँगे, ठीक है? अब इतना आसान ये देखने में लग रहा है, लेकिन इतना आसान ये होता नहीं है। देखो, मैं आपको समझाता हूँ बहुत डिटेल में कि इसमें दिक्कतें क्या हैं। पहली बात तो ये देखो कि जो हमारा टोकन है वो है रीडेबल। तो अगर तुमने सही तरीके से ये पूरी अप्रोच को इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो तुम्हारे पास सिक्योरिटी रिस्क आ सकते हैं, ठीक है? अब और जानकारी मैं तुम्हें देता हूँ, देखो। हमने यहाँ पर ये कहा कि हमने स्टेट यहाँ पे सर्वर के अंदर मैनेज करके नहीं रखी है। तो क्या हमने अपना पूरा सिस्टम को ही स्टेटलेस कर दिया है? क्या सिर्फ़ टोकन ही सब कुछ सँभाल लेगा? नहीं, टोकन सब कुछ नहीं सँभाल पाएगा। टोकन में क्या-क्या दिक्कत है, ये मैं समझाता हूँ आपको कुछ यूज़ केस से। अब ये देखो, अब जब भी आप स्टेटलेस अप्रोच यूज़ करते हो, तो एक जो अप्रोच है जो कि बहुत रिकमेंड की जाती है, वो अप्रोच होती है हमारी एक्सेस टोकन एंड रिफ्रेश टोकन की। यहाँ पे होता क्या है, ये बहुत ध्यान से समझना। जब भी यूज़र ने लॉगिन की रिक्वेस्ट भेजी सर्वर 1 को और जब लॉगिन सक्सेसफुल हो गया, तो सर्वर 1 ने 2 चीज़ें बनाई। 2 चीज़ें क्या बनाई? एक तो उसने बनाया एक्सेस टोकन, एक उसने बनाया रिफ्रेश टोकन, ठीक है? और इसने ये दोनों ही चीज़ें यूज़र को वापस भेज दी और यूज़र से कहा इसे किसी सेफ जगह पर स्टोर रख लो, ठीक है? यूज़र ने इसे एचटीटीपी कुकीज़ के अंदर स्टोर कर लिया। अब आगे क्या हुआ? अब जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी, तब यूज़र सिर्फ़ एक्सेस टोकन साथ में भेजेगा। तब यूज़र सिर्फ़ एक्सेस टोकन साथ में भेजेगा, सर्वर देखेगा क्या ये एक्सेस टोकन सही है? क्या यूज़र सही है? क्या ये एक्सेस टोकन अभी एक्सपायर तो नहीं हुआ? और जब सब कुछ सही मिलेगा, तो रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कर दिया जाएगा। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। लेकिन क्या हुआ? ये एक्सेस टोकन जो इसने बनाया था ना सर्वर 1 ने, ये उसने अपने पास स्टोर करके नहीं रखा था, ये उसने सीधा यूज़र को भेज दिया था। लेकिन ये जो रिफ्रेश टोकन जो इसने बनाया था, ये इसने स्टोर करके रखा था। कहाँ स्टोर करके रखा था? बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब सब कुछ अच्छा चल रहा है, अब लेकिन हमारा क्या हुआ, एक्सेस टोकन एक्सपायर कर गया। एक्सेस टोकन एक्सपायर कर गया। अब जब फिर से कोई रिक्वेस्ट आई यहाँ पर, सर्वर 1 ने देखा, अरे! एक्सेस टोकन तो एक्सपायर हो गया है। तो सर्वर 1 कहेगा यूज़र को कि आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया है, हमें फिर से नया एक्सेस टोकन बनाना होगा। तो यूज़र अब एक रिफ्रेश रिक्वेस्ट भेजेगा। क्या भेजेगा? मैं यहाँ पे लिखता हूँ रिफ्रेश रिक्वेस्ट। रिफ्रेश रिक्वेस्ट भेजेगा और इसमें वो जो रिफ्रेश टोकन इसने जो सेव करके रखा था, वो सर्वर 1 को भेजेगा। सर्वर 1 के पास रिफ्रेश टोकन आया, उसने देखा यहाँ पर क्या रिफ्रेश टोकन हम हमारे पास स्टोर्ड है? हाँ, स्टोर्ड है। क्या वो सही है? हाँ, सही है। ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है? बिल्कुल नहीं है। एक्सपायर तो नहीं हुआ? नहीं हुआ। जब सारे वैलिडेशन हमारे सक्सेसफुल हो जाएँगे, तो सर्वर 1 एक और नया एक्सेस टोकन बनाएगा और वो वापस यूज़र को भेज देगा और ये कहानी चलती रहेगी। ये कहानी चलती रहेगी। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आती है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन उठ सकता है कि भैया ये एक्सेस टोकन
कब एक्सपायर करेगा? ये रिफ्रेश टोकन कब एक्सपायर करेगा? तो देखो, जो हमारे एक्सेस टोकन्स होते हैं, एक्सेस टोकन्स हमारे हमेशा होते हैं शॉर्ट लिव्ड, और जो रिफ्रेश टोकन्स होते हैं, वो हमारे हमेशा होते हैं लॉन्ग लिव्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक्सेस टोकन हमारा हो सकता है सिर्फ़ 7 मिनट का हो, लेकिन रिफ्रेश टोकन हो सकता है 10 दिन का हो। यानी एक्सेस टोकन जब बना, उसके 7 मिनट बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, लेकिन रिफ्रेश टोकन जब बना, वो उसके 10 दिन बाद एक्सपायर होगा। तो होता क्या है, एक्सेस टोकन हमारा जल्दी-जल्दी एक्सपायर होता है। ये हमारी सिक्योरिटी बढ़ाता है। क्यों? क्योंकि हर रिक्वेस्ट में हम एक्सेस टोकन भेजते हैं, रिफ्रेश टोकन नहीं भेजते हैं। तो किसी हैकर ने अगर हमारी रिक्वेस्ट बीच में इंटरसेप्ट कर भी ली, तब उसे सिर्फ़ एक्सेस टोकन मिलेगा, और क्योंकि वो एक्सेस टोकन शॉर्ट लिव्ड है, तो सिर्फ़ उस हैकर के पास 6 या 7 मिनट ही बचेंगे हमारे सिस्टम को क्रैक करने के लिए। ठीक है? इसलिए हम एक्सेस टोकन को शॉर्ट लिव्ड रखते हैं। अब रिफ्रेश टोकन उसे क्यों नहीं मिलता? मिल सकता है। लेकिन यार एक बात सोचो, रिफ्रेश टोकन की जो रिक्वेस्ट हैं, वो बहुत फ्रीक्वेंट नहीं होती हैं, तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, ठीक है? और रिफ्रेश टोकन में हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन नहीं रखते हैं। रिफ्रेश टोकन में हम बस इतना रखते हैं कि यूज़र आईडी क्या है। उससे ज़्यादा अगर कुछ नीडेड होता है तो रखेंगे, वरना नहीं रखेंगे। तो आई होप आपको ये बात समझ में आती होगी। अब ये देखो, ये रिफ्रेश टोकन स्टोर कहाँ पे किया गया था, ये समझ लेते हैं एक बार। हमने शेयरेबल डेटाबेस लगा दिया, जो कि अपनी इन मेमोरी में इस रिफ्रेश टोकन को स्टोर करके रखेगा, ठीक है? अब आपको कुछ डेजा वू वाली फीलिंग आ रही है? हमने पहले सेशन स्टोर कराया था, अब हम रिफ्रेश टोकन स्टोर करा रहे हैं। सेशन के अंदर हमने यूज़र स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रखी थी, रिफ्रेश टोकन के अंदर हमने यूज़र स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन रखी है। तो हुआ क्या? बिल्कुल सही, हुआ कुछ नहीं, हमने अपनी स्टेट सर्वर के अंदर से निकाल के उसे कहीं बाहर रख दी, और ये कह दिया कि इस स्टेट को सारे सर्वर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? इस स्टेट को सारे सर्वर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? पहले हमने क्या किया था, पहले हमारी स्टेट सिर्फ़ एक सर्वर में थी, और जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तो वो बाउंड हो जाती है कि उसे उसी सर्वर पे जाना पड़ेगा, हमारी स्टेट देखने के लिए। तो पहले हमने क्या किया था, पहले हमारी स्टेट एक सर्वर की मेमोरी में थी। तो अब इस वजह से रिक्वेस्ट बाउंड हो जाती है कि यूज़र 1 की रिक्वेस्ट अगर पहली बार सर्वर 1 पे आई थी, तो उसे हमेशा सर्वर 1 पे ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पे उसका सेशन है ना? ये प्रॉब्लम आई थी। बाय द वे इस अप्रोच को बोला जाता है स्टिकी सेशंस, कि हमने अपने सेशंस को एक सर्वर से स्टक कर दिया, ठीक है? लेकिन अब ये प्रॉब्लम यहाँ पे हमने कैसे ओवरकम की? हमने एक शेयरेबल डीबी या फिर शेयरेबल स्टोरेज हमने रख दिया, जो कि अब सारे सर्वर्स यूज़ करेंगे। अब अगर रिक्वेस्ट हमारी किसी भी सर्वर पे आएगी, तो पहली बात तो रिक्वेस्ट हमारी आ रही है टोकन को लेके। हर सर्वर के पास कोड सेम है, तो वो टोकन को सेम तरह से ही डिकोड करेगा, और अगर उसे रिफ्रेश टोकन चाहिए, तो वो शेयरेबल स्टोरेज में पड़ा है, तो वो वहाँ से निकाल के ले जाएगा, ठीक है? तो स्टेटफुल सिस्टम के जो भी ड्रॉबैक्स थे, वो स्टेटलेस ने खत्म कर दिए। एक बार शॉर्ट रिवीजन करते हैं। देखो, रिवीजन में क्या है, हम एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन की अप्रोच को फॉलो करेंगे। यूज़र ने एक रिक्वेस्ट भेजी लॉगिन की, यूज़र नेम और पासवर्ड के साथ। रिक्वेस्ट आई लोड बैलेंसर के पास, लोड बैलेंसर ने वो रिक्वेस्ट रीराइट कर दी सर्वर 1 के पास। सर्वर 1 ने देखा क्या यूज़र नेम सही है, क्या पासवर्ड सही है, क्या दोनों चीज़ें डीबी में स्टोर्ड हैं? हाँ, हैं, तो लॉगिन कर दो। अब जब लॉगिन हुआ, तो सर्वर 1 ने 2 चीज़ें जनरेट करी, एक शेयरेबल सीक्रेट की का यूज़ करके। क्या जनरेट किया? एक्सेस टोकन जनरेट किया और रिफ्रेश टोकन जनरेट किया, ठीक है? रिफ्रेश टोकन उसने स्टोर कर दिया रेडिस में, अपनी शेयरेबल स्टोरेज में, और दोनों ही चीज़ें एक्सेस टोकन प्लस रिफ्रेश टोकन दोनों ही चीज़ें इसने यूज़र को वापस भेज दी रिस्पॉन्स में, और यूज़र से कहा इसे सेफ जगह पर स्टोर करो। अब यूज़र ने एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन दोनों ही सेफ जगह, यानी कि किसी एचटीटीपी कुकीज़ के अंदर इन दोनों चीज़ों को स्टोर कर लिया, और जब भी यूज़र अब नेक्स्ट रिक्वेस्ट भेजेगा, तो साथ में एक्सेस टोकन भेजेगा। एक्सेस टोकन है शॉर्ट लिव्ड, ठीक है? तो अब जब भी रिक्वेस्ट आएगी सर्वर 1 के या सर्वर 2 पे या सर्वर 3 पे, वो देखेंगे कि ये एक्सेस टोकन सही है? हाँ, एक्सेस टोकन सही है, अभी एक्सपायर नहीं हुआ है, हमारी रिक्वेस्ट फुलफ़िल हो जाएगी। फिर से एक और रिक्वेस्ट आती है एक्सेस टोकन के साथ, किसी भी सर्वर पे, मान लो सर्वर 4 पे आ गई। सर्वर 4 ने देखा, अरे! ये क्या? एक्सेस टोकन तो एक्सपायर हो गया, अब क्या करें? अब जब एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया, तो सर्वर 4 कहेगा यूज़र को कि भैया एक्सेस टोकन आपका एक्सपायर हो गया है, हमें नया एक्सेस टोकन बनाना है, हमें जल्दी से रिफ्रेश टोकन भेजो, ताकि हम ये वैलिडेट कर पाएँ कि आप सही यूज़र हो भी या नहीं हो। अगर आप सही यूज़र हो, तो फिर एक रिफ्रेश की रिक्वेस्ट जाएगी, रिफ्रेश टोकन के साथ।
रिफ्रेश टोकन देखा जाएगा कि रेडिस में पड़ा है या नहीं पड़ा है, ठीक है। ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है, ठीक है। एक्सपायर तो नहीं हुआ, ठीक है। तीनों कंडीशन अगर हमारी सक्सेसफुल होती हैं, तो एक फिर से नया एक्सेस टोकन बनेगा और आपको फिर से वापस कर दिया जाएगा। आप उसे फिर से अपनी कुकीज़ में स्टोर कराओगे और ये पूरी प्रोसेस ऐसे ही चलती रहेगी। आई होप आपको बात समझ में आती है। अब अगर स्टेटलेस हमें इतना ही अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, तो इसमें क्या इश्यू है? कोई तो ड्रॉबैक होगा? हाँ, इसमें ड्रॉबैक है। आओ समझते हैं। इधर ध्यान दो। हम लॉगिन कैसे कर रहे थे? जब भी लॉगिन हो रहा था, तो एक्सेस टोकन बन रहा था और रिफ्रेश टोकन बन रहा था, ठीक है? अब एक्सेस टोकन बन गया, मान लो इसका जो वैलिडेशन है वो है 10 मिनट का। ये 10 मिनट बाद एक्सपायर हो जाएगा। रिफ्रेश टोकन बन गया, इसका जो एक्सपायरी टाइम है वो है 10 दिन का। ये 10 दिन बाद एक्सपायर करेगा। अब यहाँ पे हुआ क्या? अब तुम लॉगिन कर गए हो, लेकिन तुम हो एक मैलिशियस यूज़र जो कि एप्लीकेशन में कुछ तो गंद मचा रहा है। तो हमें अब एडमिन टीम क्या करेगी? एडमिन टीम तुम्हें चाहेगी कि लॉग आउट कर दे फ़ोर्सफुली या फिर तुम्हें बैन कर दे फ़ोर्सफुली। अब होगा क्या? ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा वो ये कर सकते हैं कि तुम्हारा रिफ्रेश टोकन डिलीट कर देंगे रेडिस में से, ठीक है? देखो, टोकन अगर एक बार जनरेट हो गया, तो टोकन अपने एक्सपायरी टाइम के बाद ही एक्सपायर होगा, तुम उसे मैनुअली फ़ोर्सफुली एक्सपायर नहीं कर सकते। वो टोकन तब तक के लिए वैलिड रहेगा ही रहेगा। तो अब होता क्या है, जब भी री-लॉगिन होता है रिफ्रेश टोकन की वजह से, है ना? जो तुम्हारी रिफ्रेश रिक्वेस्ट थी। तो एडमिन टीम ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगी, वो इस रेडिस में जाएगी, वो देखेगी कि तुम्हारा रिफ्रेश टोकन जहाँ पे पड़ा है, उसे ब्लैक लिस्ट कर देगी। कोई एक फ्लैग होता होगा कि इस बैन या इस ब्लैक लिस्ट, उसे वो कर देगी तुम्हारे लिए ट्रू। तुम्हारे लिए ट्रू हुआ, रिफ्रेश टोकन तुम्हारे लिए अब क्या हो गया, तुम्हारा जो रिफ्रेश टोकन है वो हो गया ब्लैक लिस्ट, ठीक है? तो अब जब तुम्हारा 10 मिनट बाद जब तुम्हारी फिर से कोई रिक्वेस्ट आई, तो एक्सेस टोकन तो तुम्हारा एक्सपायर हो चुका है 10 मिनट बाद, ठीक है? सर्वर कहेगा कि अरे एक्सेस टोकन एक्सपायर है, आप रिफ्रेश रिक्वेस्ट भेजो। तो रिफ्रेश रिक्वेस्ट में तुम रिफ्रेश टोकन भेजोगे। रिफ्रेश टोकन देखा जाएगा रेडिस में, क्या ब्लैक लिस्ट तो नहीं है? हाँ भैया, ये तो ब्लैक लिस्ट है। ये ब्लैक लिस्ट है तो तुम्हारा सर्वर यूआई से कहेगा कि फ़ोर्सफुली कि इसे लॉग आउट कर दो, ठीक है? क्योंकि तुम्हारा एक्सेस टोकन बन नहीं पाया, नया एक्सेस टोकन बना नहीं तो यूआई से तुम लॉग आउट हो जाओगे। अब यहाँ पे दिक्कत क्या है? अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि तुमने मान लो लॉगिन किया और तुमने कोई मैलिशियस एक्टिविटी की। यूज़र ने नहीं, एडमिन टीम ने 3rd मिनट में तुम्हें पकड़ लिया कि हाँ, कि तुम कोई मैलिशियस काम कर रहे हो। अभी सिर्फ़ 3 मिनट ही गुज़रे हैं। 3 मिनट के अंदर एडमिन टीम ने तुम्हारा रिफ्रेश टोकन ब्लैक लिस्ट कर दिया। अब लेकिन ये देखो कि तुम्हारे एक्सेस टोकन को एक्सपायर होने में अभी भी 7 मिनट बचे हैं। अभी भी 7 मिनट बचे हैं। तो इन 7 मिनट में तुम अभी भी गंद मचा सकते हो सिस्टम में। तुम्हें एडमिन टीम नहीं रोक पाएगी, क्योंकि इन 7 मिनट के बाद ही तो तुम्हारी रिफ्रेश की रिक्वेस्ट जाएगी। तब तक तो तुम्हारा एक्सेस टोकन वैलिड है, तो तुम काम कर सकते हो, तुम्हारी सारी रिक्वेस्ट फुलफ़िल होती रहेंगी। तो ये एक इश्यू है स्टेटलेस में, कि तुम फ़ोर्सफुली यूज़र को बैन या फिर लॉग आउट नहीं कर सकते, जब तक कि तुम्हारा एक्सेस टोकन एक्सपायर नहीं हो जाता। ठीक है? ये बात थी। तो इतनी चीज़ें हमें समझ में आती है। अब हम एक शॉर्ट कंपैरिज़न देख लेते हैं। पहली बात तो यही थी कि तुम्हें फ़ोर्सफुली या तो लॉग आउट करवाना है या फिर बैन करवाना है। ये चीज़ स्टेटफुल में सेंस बनाती है, लेकिन स्टेटलेस में सेंस नहीं बनाती है। ठीक है? स्टेटफुल में तुम्हारे पास सेशन है। सेशन एक ऑब्जेक्ट की तरह है जो कि मेमोरी में स्टोर्ड है। वहाँ पे कोई फ़ील्ड होगी इस बैन या फिर इस लॉग आउट या फिर इस ब्लैकलिस्ट करके। हम सीधे डीबी में जाएँगे, हम उस फ्लैग को ट्रू करेंगे और जब भी नेक्स्ट रिक्वेस्ट आएगी तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम लॉग आउट हो चुके हो। स्टेटलेस में ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि टोकन हाल एक्सपायर नहीं होगा, फ़ोर्सफुली एक्सपायर नहीं होगा। ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये हमें समझ में आती है, एक एग्ज़ाम्पल देखो नेटफ्लिक्स जैसी सर्विसेज़ का। अब नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स का जो आर्किटेक्चर है वो है माइक्रो सर्विसेज़ आर्किटेक्चर। बाय द वे अगर तुम्हें माइक्रो सर्विसेज़ आर्किटेक्चर के बारे में जानकारी नहीं है, तो कमेंट में बताओ, मैं इस पे एक डिटेल्ड वीडियो बना दूँगा। ठीक है। अब नेटफ्लिक्स के आर्किटेक्चर को समझो। नेटफ्लिक्स के पास हज़ारों माइक्रो सर्विसेज़ हैं, हज़ारों माइक्रो सर्विसेज़ हैं और हर एक माइक्रो सर्विसेज़ पे ट्रैफ़िक आता ही रहता है। अब ये सोचो नेटफ्लिक्स के पास एट अ टाइम बिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट आती होंगी लॉगिन की ऑल ओवर द वर्ल्ड से, ठीक है?
अब वो मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट जब लॉगिन की आएँगी और अगर तुम्हारा हर माइक्रो सर्विस का कंट्रोल एट द एंड जाके एक शेयर्ड स्टोरेज में जाएगा, एक शेयर्ड स्टोरेज में जाएगा, तो यार ये तो बहुत लंबा प्रोसेस हो गया ना। अगर हमें सिर्फ़ लॉगिन भी कराना है तब भी हम इतना लंबा प्रोसेस घूम के जा रहे हैं, तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे तो एक तरह से तुम्हारा स्टेटफुलनेस खत्म हो जाएगी। स्टेटफुलनेस दिक्कत दे देगी क्योंकि इतनी सारी माइक्रो सर्विसेज़ हैं, सबको शेयर्ड सब हर माइक्रो सर्विस को तुम्हारा जो शेयर्ड स्टोरेज है वो एक्सेस करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। और नेटफ्लिक्स जैसी सर्विसेज़ इतना टाइम लगना बेयर नहीं कर सकते। तो तुम स्टेटफुल यूज़ नहीं करोगे, तो तुम स्टेटफुल यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें ये शेयर्ड स्टोरेज यूज़ नहीं करना है, तो तुम स्टेटलेसनेस यूज़ करोगे। तुम टोकन बनाओगे, सर्वर लेयर पे ही टोकन हमारा वैलिडेट हो जाएगा, रिक्वेस्ट फुलफिल हो जाएगी, हम नीचे तक आएँगे ही नहीं। ठीक है, यहाँ हमें समझ में आता है कि हम यहाँ पर स्टेटफुल नहीं स्टेटलेस यूज़ कर लेंगे फॉर लॉगिन, ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइज़ेशन पर्पसेज़। लेकिन अब नेटफ्लिक्स को एक चीज़ और स्टोर करके रखनी है। तुमने लास्ट टाइम कौन-सी मूवी देखी? तुमने उस मूवी को कब शुरू किया था? तुमने उस मूवी को कब छोड़ दिया? ताकि तुम नेक्स्ट टाइम कब रेज़्यूम कर पाओगे? तुम्हें अगली रिकमेंडेशन में क्या दिखाना है? ये सारी चीज़ें नेटफ्लिक्स को स्टोर करके रखनी पड़ेंगी। तुम्हारी नेटफ्लिक्स की आईडी से कितने सेशन लॉगिन हैं? क्या 2 से ज़्यादा तो ज़्यादा लॉगिन नहीं है? क्या 3 तो लॉगिन नहीं है? कितने डिवाइसेज़ पे तुम्हारा नेटफ्लिक्स का अकाउंट चल रहा है? एक मोबाइल डिवाइस पे है, एक तुम्हारा लैपटॉप डिवाइस पे है, एक टीवी पे है। ये सारी चीज़ें भी तो नेटफ्लिक्स कंट्रोल करता है अपने सब्सक्रिप्शंस के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें भी तो यूज़र स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन हो गई। ये सारी चीज़ें तुम कैसे स्टोर करोगे? तुम ये सारी चीज़ें एक टोकन में तो स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि टोकन इतना ज़्यादा नहीं होता है। टोकन हमेशा लाइट वेटेड ही होता है। तो क्या करोगे? अब यहाँ पे तुम्हें जाना पड़ेगा अपनी सेशन वाली चीज़ पे, जो हमने सबसे शुरू में पढ़ी थी, कि हम इन मेमोरी में सेशन स्टोर करते हैं। बस इन मेमोरी की जगह हम ये सेशन स्टोर करेंगे एक शेयर्ड स्टोरेज में, जो कि होता है रेडिस। तो अब यहाँ पे सेशन भी आ गया। तो भैया पहले आप कह रहे थे कि हम स्टेटलेसनेस यूज़ करेंगे, अब आप ये भी कह रहे हो कि हम सेशन भी यूज़ करेंगे, तो हम क्या दोनों यूज़ करेंगे? सही पकड़े। हम यहाँ पे दोनों चीज़ें यूज़ करेंगे, यहाँ पे हम स्टेटफुल भी यूज़ करेंगे, स्टेटलेस भी यूज़ करेंगे, ठीक है? बात समझ में आती है। कोई भी अच्छा आर्किटेक्ट कभी ये नहीं कहेगा तुमसे कि हम सिर्फ़ स्टेटलेस यूज़ कर सकते हैं या सिर्फ़ स्टेटफुल यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ़ स्टेटलेस बहुत अच्छा है, ऐसा-ऐसा। अगर वो ऐसा कह रहा है तो ये अधूरी इन्फॉर्मेशन है। सिस्टम डिज़ाइन में एक रूल होता है कि जितनी भी अप्रोचेज़ हैं, ये देखो कि सबके बेनिफिट्स क्या हैं और उन सारे बेनिफिट्स को अपने सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने का ट्राई करो। इससे तुम्हारा सिस्टम अच्छा बनेगा। तो नेटफ्लिक्स भी यही करता है। नेटफ्लिक्स हाइब्रिड अप्रोच को यूज़ करता है, स्टेटफुल भी, स्टेटलेस भी, ठीक है? अगर तुम जानना चाहते हो कि नेटफ्लिक्स डिटेल में कैसे काम करता है, नेटफ्लिक्स सिस्टम डिज़ाइन कैसे काम करता है, तो कमेंट में सेक्शन में बताना, उस पे एक अलग वीडियो बना दिया जाएगा। इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम इन दोनों अप्रोचेज़ को यूज़ करके ये बता सकते हैं कि हमारा फ्लो सिस्टम का कैसा रहेगा, यूज़र का सेशन कहाँ पर स्टोर होगा, कहाँ पर स्टोर नहीं होगा, क्या स्टेटलेस रहेगा, क्या स्टेटफुल रहेगा। और एक बात और ध्यान से सुनो, स्टेटलेस सिस्टम का मतलब ये नहीं होता है कि सिस्टम में स्टेट नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि सर्वर के अंदर वो स्टेट नहीं है, वो स्टेट हमने निकाल के कहीं बाहर रख दी है, ठीक है? स्टेट सर्वर में स्टेट हमारे पूरे सिस्टम में हमेशा रहेगी, सर्वर के अंदर नहीं रहेगी। ठीक है? तो ये बात हमें समझ में आती है। अब हमारा आर्किटेक्चर बहुत बड़ा बन चुका है, हमने स्टेटफुल, स्टेटलेस समझ लिया, हमने एक शेयर्ड स्टोरेज भी लगा दिया रेडिस वगैरह। अब क्या हमारा सिस्टम कंप्लीटली सही हो चुका है? मैं कहूँगा अभी भी नहीं हुआ है। क्यों? जब तुम्हारा सिस्टम इतना बड़ा हो जाता है, नेटफ्लिक्स जैसा बड़ा हो जाता है, तब हमारे पास क्या दिक्कतें आती हैं? तब हमारे पास दिक्कत ये आती है कि हम सारी चीज़ें सिंक्रोनस वे में नहीं कर सकते। मान लो कि हमारी एक रिक्वेस्ट को फुलफ़िल कराने के अंदर हमारे 3 टास्क हैं और हमने इस पूरे को कंप्लीट किया है सिंक्रोनस वे में, तो अब होगा क्या? टास्क 3 वेट करेगा टास्क 2 के पूरे होने का, टास्क 2 वेट करेगा टास्क 1 के पूरे होने का। और अगर कोई भी एक टास्क बीच में फ़ेल होता है, तो तुम्हारी रिक्वेस्ट कभी भी फुलफ़िल नहीं हो पाएगी। तो हमेशा जो बड़े सिस्टम्स होते हैं, वो कंप्लीटली सिंक्रोनस नहीं होते हैं। वो बिलीव रखते हैं एसिंक्रोनस सिस्टम्स पे। कैसे? अब जैसे जीपे है, तुमने किसी को ट्रांज़ैक्शन किया, तुमने किसी को ₹10 भेजे, ₹10 तुम्हारे अकाउंट से कट गए, उसके अकाउंट में चले गए। लेकिन ये ₹10 तुम्हारे अकाउंट से कट गए हैं, इसका जो नोटिफ़िकेशन है, वो तुम्हें बहुत जल्दी नहीं मिलता है, वो तुम्हें थोड़ा डिले के बाद मिलता है।
1, 2, 3, 5 कुछ भी मिनट्स का डिले हो सकता है उसमें। अब अगर हम वेट करने लगे उस नोटिफ़िकेशन के आने का, तो हमारा ट्रांज़ैक्शन भाई 5-5 मिनट तक लेट हो जाएगा, है ना? तो ये हम नहीं करते हैं। तो उसमें जो ये नोटिफ़िकेशन वाली चीज़ होती है, एसिंक्रोनस होती है। तो ऐसे ही हमारे सिस्टम एसिंक्रोनस होते हैं। हम सिस्टम्स को एसिंक्रोनस कैसे बनाते हैं, सिस्टम कैसे एसिंक्रोनस बनता है, ये चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे बाय यूज़िंग मैसेज क्यूज़ कि मैसेज क्यूज़ का यूज़ करके कैसे हमारे सिस्टम्स एसिंक्रोनस बनते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिस्टम डिज़ाइन ऐसे ही अगर डिटेल में समझना है तो बने रहना मेरी प्लेलिस्ट में। नए वीडियोज़ मिलते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।